रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स सेकंड ईयर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 14 के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने क्लास फेलोज तक ज़रूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, बड़े आसान से हैं, इसके सारे आपके यूनिट्स हैं, कंसेप्चुअल इसके अंदर कोई भी नहीं है। वो अलग से जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है उनकी वीडियो अलग से अपलोड की जाएगी और इसकी भी मैं PDF बना के उसका लिंक साथ में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट इट्स इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करें और इसकी इक्वेशन लिखें। तो ये अब आपके लिए कुछ समझने वाली बात नहीं है, आपने बार बार पढ़ा कि ऐसी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन जिसके अंदर इन विच एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि जितनी ज्यादा हम चीज को दूर लेके जाएंगे मीन पोजीशन से एक्सीलरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। एंड एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो तीन चीजें, एक तो टू एंड फ्रो मोशन होनी चाहिए मीन पोजीशन पे, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या होनी चाहिए, मीन पोजीशन। ये है इसकी मैथमेटिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और माइनस क्या शो कर रहा है, टुवर्ड्स क्या है, ये मीन पोजीशन। इसको और हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि इसकी कांस्टेंट होती है हर पेंडुलम के लिहाज से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड देखें, स्टेट द बेसिक कंडीशन फॉर फ्रिक्शनलेस सिस्टम टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये भी आपकी थ्योरी में ही मौजूद है, बिल्कुल पॉइंट्स वहां पे मौजूद हैं कि वो कंडीशन बताएं एक फ्रिक्शनलेस सिस्टम के अंदर कि जहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट किया जा सके। पहला तो यह स्टूडेंट्स के रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने ऊपर शर्त पढ़ी है। ठीक है, दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स कहाँ होनी चाहिए, मीन पोजीशन यहाँ पे लिखा है रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, यानी कि अगर कोई हैवी सिस्टम है उसकी रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लाइट सिस्टम है तो उसका इनर्शिया कम, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी। दूसरा, ये जो मोशन होती है ये हमेशा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और माइनस क्या शो करता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है फोर्स भी, और इसको फिर माइनस के एक्स लिख लेते हैं बाद में। और एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्टेड कहाँ पे होनी चाहिए, मीन पोजीशन। ये आपने पॉइंट्स की फॉर्म में चारों लिख देने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री ऑसिलेशंस एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। अच्छा, ऑसिलेशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, टू एंड फ्रो मोशन होती है। फ्री का क्या मतलब है, इसका नाम ही बता रहा है हमें कि जिसके अंदर बाहर से कोई चीज इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होगी, फ्री ऑसिलेशंस। यानी कि अब ये एक पेंसिल है तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकती है। ठीक है, तो इसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो कोई भी चीज जिस पे बाहर से कोई फोर्स अमल ना कर रही हो वो उसकी ऑसिलेशंस जो क्या होंगी, वो फ्री ऑसिलेशंस होंगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंस कर रही है तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन होगी। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास पेंसिल है, ये इस तरह ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हर बार मैं इसको इधर से धक्का दे रहा हूँ, इसकी जो ऑसिलेशन होंगी वो क्या होंगी, फोर्स्ड ऑसिलेशन, कि मैं इस पे इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, इसकी मोशन को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मे बी मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोनों सूरतें हो सकती हैं, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो फ्री ऑसिलेशन होती हैं उसमें जो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, हर पेंडुलम की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, हर चीज जो वाइब्रेट करती है खास फोर्स लगाने से उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी, यानी कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी। जबकि जो फोर्स ऑसिलेशन है उसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं मेंटेन रहेगी, जो चीज बाहर से उसको ड्राइव कर रही है, चला रही है, उस पर फोर्स लगा रही है, तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल फोर्स की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से हम उसको चला रहे हैं वो उस फ्रीक्वेंसी से चलेगी। फोर्स ऑसिलेशन के केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। अगर एग्जांपल देखें तो सिंपल पेंडुलम, याद रखिए सिंपल पेंडुलम को हम आइडियल कंसीडर करते हैं, जबकि कोई आइडियल पेंडुलम एग्जिस्ट हमारे पास नहीं करता। इसकी एग्जांपल फैक्ट्री का जो फ्लोर है स्टूडेंट्स, जब हैवी मशीनरी चल रही होती है तो फ्लोर कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा होता है, मशीनरी लगातार उस पर फोर्स लगा रही है, वो भी कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी जो एग्जांपल है वो किसकी, वो फोर्स ऑसिलेशंस की हमारे पास एग्जांपल होगी। 14.4, व्हाई वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट आइडियल पेंडुलम। हम आइडियल पेंडुलम क्यों नहीं बना सकते, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ऐसा कोई आइडियल पेंडुलम नहीं होता। पहला तो सीन ये है कि मैसलेस स्ट्रिंग नहीं होती। पेंडुलम के लिए एक हैवी बॉब होना चाहिए, बॉल,
छोटा सा हो लेकिन वजन बहुत ज्यादा हो, उसको रस्सी से लटकाते हैं। अब जब एक हैवी बॉल है, ठीक है, तो उसको लटकाने के लिए रस्सी भी मजबूत चाहिए होगी, और ऐसी कोई रस्सी नहीं जिसका कोई वजन ना हो। हमें तो चाहिए होती है मैसलेस स्ट्रिंग, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अ पॉइंट मैस हैवी बॉब कैन नॉट बी सस्पेंडेड विद मैसलेस स्ट्रिंग। इसको हम मैसलेस रस्सी से नहीं लटका सकते। सेकंड, फ्रिक्शन एट द पिवट पॉइंट। हम ये समझते हैं कि बस यहाँ ये जिस कील के साथ, जिस चीज के साथ लगा, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, जबकि अगर आप इसको किसी भी चीज के साथ टाई करेंगे तो वहां जो नॉट लगेगी तो वो इसके सरफेस के साथ रब होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रिक्शन। जब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ना वहां पे वो धागा साथ, यहाँ पे अगर ये कील के साथ लगा हुआ है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगी वो भी इसकी मोशन को क्या करती है स्टूडेंट्स, डिस्टर्ब करती है। तो आइडियल सिस्टम तो ना रहा। लास्ट पॉइंट, एयर रेजिस्टेंस कॉजिंग एनर्जी लॉस। जब भी ये हवा में मूव करेगा, या तो फिर आप ले जाना इसको स्पेस में, तब तो ये आइडियल पेंडुलम शायद बन जाए। लेकिन हमारी जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, तो वहां पे इसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस। जब एनर्जी लॉस होगी तो इसकी कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, डैम्पिंग होगी, तो ये फिर आइडियल पेंडुलम नहीं रहेगा। 14.5, हाउ डज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अकर। कि जब रेजोनेंस होती है, ठीक है, ये एक वेव थी, उसकी दूसरी के साथ रेजोनेंस हुई, तो इनका जो रिजल्ट आया वो ऐसे करके आया। अब ये एक शार्प है जिसमें एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये शार्प कब होती है, कैसे होती है, अगर इनको कोई चीज डैम्प नहीं कर रही, यानी कि जो डैम्पनिंग है वो वेरी लो एम्पलीट्यूड की है, ठीक है, लो एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेशन बिकम वेरी हाई, ठीक है। इफ डैम्पिंग इज लो इन एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन बिकम वेरी हाई, एम्पलीट्यूड ऑफ लिखना था, मैंने एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम वेरी हाई, एंड वे से इट शार्प रेजोनेंस। हम कहेंगे क्या हुआ, शार्प रेजोनेंस हुआ। मतलब इसको इसको कोई सिस्टम डैम्प कर ही नहीं रहा, कोई इसकी फ्रीक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड को कम नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे शार्प रेजोनेंस हुई। बट इफ डैम्पनेस इज वेरी हाई, मतलब इसके कोई अपोजिट फोर्स लग रही है, कोई बाहर से चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। रेजोनेंस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, अगर बहुत ज्यादा हो तो रेजोनेंस हुई भी सही ना, तो मे भी सिर्फ इतनी सी हो, ठीक है, तो इसको ऑलमोस्ट हम स्ट्रेट ही कहते हैं। ये शार्प हमारे खाते में नहीं है। तो ये अगर डैम्पनेस हाई हुई तो एम्पलीट्यूड कम होगा, शार्प रेजोनेंस नहीं बनेगी, ठीक है। ये भी आपका टॉपिक था। 14.6 बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट वुड हैपन टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। एक सिंपल पेंडुलम कह लें, ठीक है, उसकी टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन वो क्या होगा, इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स। अच्छा स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2π L जी, ठीक है। ये 2π L/g, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, तो ये 2π L/g, 1/2π नहीं है, क्या है, 2π L/g है। तो अब अगर अर्थ जब भी स्टूडेंट्स रोटेट करती है ना, तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कल के बाहर की जानिब। देखें जी जो है ना वो अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है, ठीक है ना जी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर बाहर की जानिब हो गई। लेकिन अगर अर्थ सडनली स्टॉप हो गई तो ये वाली फोर्स खत्म हो गई। जब ये फोर्स खत्म होगी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा, जी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जब जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, देखे ना, जी के अपोजिट कोई फोर्स नहीं रहेगी तो जी थोड़ा बढ़ जाएगी। जी बढ़ेगी तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड ये रेसिप्रोकल है, जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम। तो जो पेंडुलम है वो स्लाइटली इंक्रीज फ्रीक्वेंसी से रोटेट करना शुरू कर देगा, या पेंडुलम है तो वो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, पोल्स जो होते हैं ना जमीन के, जो ऐसे जमीन है ना, ये इसके पोल्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये मूव कर रही है। तो पोल्स के ऊपर क्योंकि कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होती, पोल्स पे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी या रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो कम या ज्यादा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स, व्हाट प्रोवाइड्स रीस्टोरिंग फोर्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन फॉलोइंग केसेस। बड़ा आसान सा, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे ये पेंडुलम है, जब हम इसको इधर लेके जाते हैं तो अब यहाँ से इसने जिस फोर्स की वजह से वापस आना है मीन पोजीशन पे, उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो वो फोर्स जो किसी भी चीज को मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आती है वो कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स। तो दो केसेस में, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग के केस में, ये कहाँ से आती है रिस्टोरिंग फोर्सेस। देखें, सिंपल पेंडुलम को जब हम अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ ले आया फर्ज करें मैं, अब इसका वेट डाउनवर्ड है mg, तो इसके वेट के दो कंपोनेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये mg cos थीटा और ये वाला mg sin थीटा, ठीक है।
तो ये जो कंपोनेंट है वेट एम जी साइन थीटा है, ये इसको मीन पोजीशन की तरफ क्या करता है, वापस लेके आता है, ये इसको रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। इन सिंपल पेंडुलम कंपोनेंट ऑफ वेट इसका एक हिस्सा प्रोवाइड करता है रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग के केस में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब हम उसको खींचते हैं, ये हमने खींच लिया, पहले वो ऐसे था स्प्रिंग, ठीक है, ऐसे। अब ये हमने इसको खींचा तो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, वो पोटेंशियल एनर्जी इसको क्या करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स करती है, ठीक है। लास्ट हमारे पास व्हाट रोल डू द शॉक अब्जॉर्बर प्ले, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। इन ऑसिलेशंस ऑफ व्हीकल इन बम्पी रोड, शॉक जिसके बाइक के कह लें या गाड़ी के कह लें, जंप वाली सड़क के ऊपर आपको स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं, बेसिकली वो जंप को अब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि जंप का मतलब है ये व्हीकल जा रही है, ठीक है, जंप आया, व्हीकल ने ऊपर नीचे होना है ऐसे, ठीक है। तो शॉक क्या करते हैं, बेसिकली ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, बम्प्स की वजह से वाइब्रेशन क्रिएट हुई। तो शॉक क्या करते हैं, शॉक सॉरी, वो एब्जॉर्ब करते हैं इम्पैक्ट को, बम्प्स के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है रिड्यूस करते हैं एम्पलीट्यूड को। ये जो इसका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा, वो जब ये ऊपर जाने लगी गाड़ी, वो उसको ऊपर नहीं जाने देंगे, जब वो नीचे आने लगी इसको नीचे नहीं, तो थोड़ा सा जंप लगेगा, लेकिन गाड़ी ओरिजिनल में इतना लगना था अगर शॉक अब्जॉर्बर ना होते। तो शॉक अब्जॉर्बर होने की से बड़ा कम हमें जंप लगता है। तो बेसिकली ये जो बम्प्स की वजह से वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं, कम करते हैं, मेकिंग द राइड स्मूथ, हमारी जो राइड है उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्मूथ बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए, होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपनी क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।